नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़ लाइव महाराजगंज से। इस वक्त हम महाराजगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी से वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो वर्तमान में फरिंदा से विधायक भी हैं और गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा इनको जो है महाराजगंज के लोकसभा चुनाव के लिए सांसद प्रत्याशी बनाया गया है। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या विजन है महाराजगंज को जो है प्रगति के पथ पर लाने के लिए इनके प्रयास क्या होंगे। आइए जानते हैं। पहले सर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के यहाँ तक आए, उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। जी जी। और आप के चैनल के माध्यम से आपके सभी मतदाताओं के, तो इस जनपद से जो जुड़े हुए लोग आपके मतदाता साथी हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और एक निवेदन के साथ कि महाराजगंज की धरती पे महाराजगंज का बेटा जीते, ऐसी शुभकामनाएं आपको। सर ये बताइए हमको कि महाराजगंज एक पिछड़ा ज़िला माना जाता है और आज भी कहीं न कहीं ये पिछड़ा ही रहा गया है। सरकारें आई हैं गई हैं, चाहे कांग्रेस की हों या बीजेपी की हों, अभी तक सरकार जो है महाराजगंज को पिछड़े ज़िले से बाहर नहीं निकाल पाई है। क्या कर रहा हो? देखिए, उससे सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराजगंज पिछड़े से बाहर न हो पाना, यहाँ के निकम्मे सांसद होना। एक ऐसा व्यक्ति सांसद हो गया जो 30 वर्षों में, मेरे ख्याल 30 बार भी लोकसभा में नहीं बोला होगा, यहाँ की समस्याओं को लेकर कभी लड़ा नहीं होगा, यहाँ की समस्याओं को उसने सदन में उठाया नहीं होगा, तो निश्चित रूप से महाराजगंज पिछड़ा रहेगा। जब जनप्रतिनिधि निकम्मा होगा तो महाराजगंज पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। सर ये बताइए कि युवाओं को रोज़गार के लिए चाहे सरकारी नौकरी हो या बाहर कमाने के लिए यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पे रोज़गार के लिए क्या आपकी जो है विज़न है? देखिए, पूरे जनपद कृषि प्रधान जनपद है ये महाराजगंज का 90% आबादी जो है अच्छी खेतीबाड़ी है और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि 90 से 95% लोगों की आय जो है वो शुद्ध रूप से खेती पे निर्भर है। 5% लोग ही होंगे जो व्यवसाय या नौकरियों में यहाँ पे होंगे, क्योंकि पहले से ही एक अच्छा कृषि प्रधान जिला होने के नाते यहाँ पे गन्ना की अच्छी खासी पैदावार होती रही है और गन्ने की 4 चीनी मिलें यहाँ चलती थी और लोग खुशहाल थे। कांग्रेस की सरकार थी, फरिंदा की चीनी मिलती, घुघली की चीनी मिलती, सिसवा की चीनी मिलती, बाद में गड़ौरा की चीनी मिल कांग्रेस सरकार के बाद में लगी है। लेकिन 4 चीनी मिल होने के नाते किसानों को अच्छा खासा गन्ने का पैदावार करते थे और उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। लेकिन जब से ये सांसद 1991 से हुए हैं, लगातार 94 में फरिंदा चीनी मिल बंद हो गई, घुघली का बंद हुई, घुघली फिर बंद हो गई, गड़ौरा की चीनी मिल पिछले साल बंद हो गई, सिसवा की चीनी मिल है जो IPL कंपनी की तरफ से चल रही है, उसको भी बंद करने की साजिश रची जा रही थी। तो बताइए, जब सारी चीनी मिलें बंद हो जाएंगी तो यहाँ का औद्योगिकरण खत्म हो जाएगा, कोई भी रोज़गार नहीं रहेगा, खेती से जुड़े कोई और उद्योग धंधे यहाँ लगे ही नहीं। जैसे और भी चीज़ें होती हैं जो खेती से उत्पादों संबंधित होती हैं, फ्लोर मिल हुआ, बड़ी बड़ी राइस मिलें हुई, अगर इनका भी विकास हुआ होता, यही लगाई गई होती, तो शायद यहाँ के लोगों को रोज़गार बढ़ा होता। लेकिन ऐसा कुछ प्रयास सांसद ने यहाँ नहीं किया। तो क्या जो चीनी मिलें बंद हुई हैं, आपकी सरकार और आती है तो क्या इसको जो है फिर से दोबारा चालू करने का ये योजना है या फिर कुछ और ये औद्योगिक यहाँ पे जो है लगाए जाएंगे? निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव जीता, खेती से जुड़ा होने के नाते, मैं अपने किसान परिवार में पैदा होने के नाते, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कृषि से संबंधित है, जो हमारे विज़न में है, जो मेरी सोच में है, अगर मुझे मौका मिला तो उनको धरातल पे लाके युवाओं को उसके साथ रोज़गार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर आप एक चीज़ ये बताइए कि महंगाई आज के पूरे देश में महंगाई एक चरम सीमा पे है, महंगाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसके पीछे तो पॉलिसी का मतलब मैटर है। जो पॉलिसी बीजेपी की सरकार ने बनाई, जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई वित्त मंत्रालय की तरफ से, पूरा होल्ड उस पर होता है, वो उस पर कोई निरंकुशता बढ़ती गई। इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, देखिए महंगाई पे कंट्रोल रहता था, थोड़ी भी फुटकर महंगाई बढ़ती थी लोग हल्ला मचा देते थे, खास करके मीडिया के साथी रोज़ छाप देते थे। आज देखिए, इतनी पिछले 14 के बाद 10 वर्षों में लगभग छोटी सी चीज़ ले लीजिए, मेडिकल की बात मैं करूं, दूसरी बात छोड़ दीजिए,
जो आदमी की दवाएं होती हैं, जो दवाओं की कीमत 10 रुपये थी, आज वो 30 रुपये कीमत हो गई है। आम आदमी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन चिकित्सा संबंधित जो आदमी के जीवन रक्षक दवाएं हैं वो कई गुना महंगी हो गई हैं। उसके अलावा दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, वो आप जान ही रहे हैं किस तरह से बढ़ रही हैं, वो आपने देखा भी होगा और आप उसके बारे में जानते भी हैं। खास करके महंगाई का ये आलम है, शिक्षा कितना महंगा हो गया है। हम लोग पढ़ते थे तो उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आया था, गवर्नमेंट की फ़ीस 2000 रुपये में हम लोग पढ़ लेते थे। आज सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूलों की फ़ीस को भी 80 से 85 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो बताइए, महंगाई दैनिक जीवन की चीज़ों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत हो गई और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की जिससे हर वस्तु का दाम महंगा होता चला गया। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इस पर लगातार अंकुश रहता था और अंकुश रहने के कारण महंगाई नहीं बढ़ती थी। फिर कांग्रेस आएगी तो इस महंगाई पे अंकुश लगाने की। आप जीतने के बाद महाराजगंज के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, महाराजगंज का मैं बेटा हूँ, महाराजगंज में पैदा हुआ हूँ, महाराजगंज में मेरी सांसें चलती हैं, महाराजगंज से जुड़ा हूँ, खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि महाराजगंज को अच्छा बनना चाहिए था। और महाराजगंज तो अपने आप में एक महान है। महाराजगंज का नाम ही महाराजा अंजन के नाम से पड़ा था। महाराजा अंजन इस यहाँ के राजा हुआ करते थे और बौद्धिस्ट परिवार से जुड़े हुए थे। और भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे ननिहाल, रामग्राम, ऐसी चीज़ें हैं जिसको जोड़ के इसको पर्यटक के क्षेत्र में बहुत विकसित करने के चांस हैं। अगर इस चीज़ों का विकसित हो जाता, अगर इससे विकास हो जाता तो निश्चित रूप से विश्व के नक्शे पे महाराजगंज का नाम होता और पूरे विदेश के टूरिस्ट आना शुरू कर देते, तो महाराजगंज में तमाम रोज़गार की सुविधाएं बढ़ जाते। लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। अगर मैं जीता तो इन चीज़ों पे विकास करने का प्रयास करूंगा, इन चीज़ों को पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे यहाँ के तमाम युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप ये चीज़ बताइए हमको कि भारतीय रेलवे का यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जो बताए हैं कि महाराज में आ गई है, क्या ये जो है अभी तक कहाँ तक पहुँची है, आपको जानकारी है इसमें? मैंने पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिले मुख्यालय पे और मैंने एक RTI लगाई, हमारे क्षेत्र के लोगों ने लगवाई थी। उस RTI में पूछा गया था कि क्या घुगली फरिंदा रेलवे लाइन प्रधानमंत्री गतिशील योजना, जो भी नई योजनाएं स्वीकृत होती हैं वो उसी में नाम से स्वीकृत होती हैं, क्या इस योजना में स्वीकृति है? मेरे पास वो पेपर भी है, मैंने पेपर पत्रकारों को दिया भी है। वो RTI का जवाब आया है और सरकार का जवाब आया है कि ये किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। तो आप बताइए, जब स्वीकृत ही नहीं है तो कहाँ से बनेगी? तो हवा हवाई है। दो चौधरियों के बीच में लड़ाई चल रही है, पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी, क्या लगता है आपको? देखिए, वो 30 वर्षों से हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार 10 वर्षों के केंद्र में सरकार, 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार, विकास के नाम पे ज़ीरो। 29 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष, कभी उनकी माँ, कभी उनके भाई, कभी उनके चपरासी, कभी उनके नौकर, विकास के नाम पे शून्य। तो जनता इस चीज़ को समझ रही है, हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराजगंज को इन लोगों ने आके कब्जा किया। और जैसे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, रोज़गार करते करते, व्यापार करते करते उन्होंने भारत पे कब्जा जमा लिया था और भारत पे लंबे समय तक हुकूमत किया। कांग्रेस के लोगों ने संघर्ष किया, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली है। वही हाल महाराजगंज का है। पंकज चौधरी का परिवार तेल बेचता था, राहत रूर कंपनी थी, तेल बेचते बेचते उन्होंने देखा कि महाराजगंज में भोले भाले लोग हैं, किसान हैं, और उन भोले भाले लोगों को भटका के और आके बेचते बेचते उन्होंने व्यापार करते करते यहाँ की सत्ता पे कब्जा कर लिया और लगातार लूट के गोरखपुर वालों को यहाँ पे मजबूत किया। चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो उनके राजनीति हो। बताइए ना, जो आए 4 ठेकेदार साथ में ले आए और जिला पंचायत में सारा ठेकेदारी जो है गोरखपुर के लोगों की है। जिला पंचायत में जितनी नौकरियां हैं वो सब गोरखपुर और बाहर के लोगों का। महाराजगंज को उन्होंने क्या दिया? महाराजगंज को लोगों को ठगा है, उनको लूटा है। यहाँ से जिला पंचायत में 40% कमीशन का मोटी रकम लेके गोरखपुर चले जाते हैं। महाराजगंज का विकास रुका हुआ पड़ा है। अगर मुझे मौका मिला, राजनीति में देखिए, अपने आए गोरखपुर से, साथ में तमाम गोरखपुर वालों को लेके आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ऋषि तिवारी गोरखपुर से आते हैं, उनको विधायक बना देते हैं। वहाँ पे चंद्रकिशोर जी मर गए, महरूम नहीं है इस दुनिया में, उनको भी ले आए गोरखपुर से यहाँ पे विधायक। क्या यहाँ का कोई बेटा, यहाँ का पैदा हुआ कोई लाल ऐसा नहीं है जो MLA बने, MP बने, ब्लॉक प्रमुख बने? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ इस ज़िले को लूट के, यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गोरखपुर वालों को मजबूत करने का प्रयास किया है। हमें इस परंपरा को बदलना है।
ये बताइए कि जो है जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग मतलब इतनी अपार संख्या में आ जा रहे हैं, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मुझे अभी तो मैं फरंदा का विधायक था, फरंदा में जनसेवा कर रहा था। फरंदा की सेवा करने के लिए पिछले लगातार 2 वर्षों से मैं जनता के बीच में रहता था। पार्टी के हमारी नेता ने, पार्टी के नेता राहुल जी ने, पार्टी के नेता हमारी प्रियंका जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि विधानसभा से बाहर जाके लोकसभा में जाओ और जनता की सेवा करो। उस जनता की सेवा के लिए मैं आया हूँ। जनता मेरे साथ खड़ी है, इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। जनता से जवाब देने के लिए तैयार है। आप देख रहे थे कि हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जो फरिंदा से विधायक हैं और अपनी बातों को आज बताए हैं। और आप बन रहे हमारे साथ कैमरामैन शमशेर अली के साथ ओमकार नाथ वर्मा।